हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी से दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी को दोस्तों हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो दोस्तों नंबर होने वाला है, तो हम क्लास 6 की हिस्ट्री को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। तो साथियों प्रश्न है, पश्मीना ऊन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमें कथन दिया गया है कि पश्मीना ऊन लद्दाख में पाली जाने वाली एक खास किस्म की बकरी से प्राप्त होती है। और बी है, पश्मीना ऊन से बनी शॉल बड़ी महंगी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि लद्दाख कहाँ है। तो लद्दाख ये हो जाएगा। और लद्दाख में दोस्तों क्या पाली जाती है, एक खास किस्म की क्या पाली जाती है, भेड़ पाली जाती है, जिससे पश्मीना ऊन निकलती है। और पश्मीना ऊन कैसी होती है दोस्तों, पश्मीना ऊन से बनी शॉल कैसी होती है, बड़ी महंगी होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, बौद्ध धर्म किस रास्ते से तिब्बत पहुंचा। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा यहाँ पे तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत अब किसके अधीन है, चीन के अधीन में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कहाँ, किस रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से कहाँ पहुंचा, तिब्बत पहुंचा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। नागालैंड, मणिपुर और छोटा नागपुर और लद्दाख। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार पूछा गया है, यूटेट और सीटेट दोनों ही परीक्षाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा। तो दोस्तों तिब्बत का ग्रंथ है केसर सांगा। ठीक है, इसके संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, कि जो तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा है ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। और बी है कि इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग गाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों, उस पर नाटक खेलते हैं, कि उसके स्थानीय रूप को क्या मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग धर्म के लोग आते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, नाटक भी खेलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ए बी सी तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारत की खोज किताब में। तो दोस्तों या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किताब किसकी है। ठीक है, और फिर आगे है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। जो भारत की खोज किताब है उसमें अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है, भारत की खोज किताब है और उनमें उन्होंने क्या है, अनेकता में एकता का विचार दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पूर्वाग्रहों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो दोस्तों ऐसा पूर्वाग्रह कौन रखते हैं, ग्रामीण लोगों के प्रति शहर के लोग।
कि भाई ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, और साथ में वो कैसे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। तो ऐसा पूर्वाग्रह कौन रखते हैं, ग्रामीण लोगों के प्रति शहर के लोग, ठीक है। और बी है कि गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वो कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का पूर्वाग्रह भी कौन रखते हैं, शहर के लोग रखते हैं ग्रामीण लोगों के प्रति, ठीक है। और सी है दोस्तों, शहरी लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कि जो शहर के लोग हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चालाक भ्रष्ट होते हैं। तो दोस्तों ऐसा पूर्वाग्रह रखते हैं कौन, गांव के लोग शहरी लोगों के प्रति, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कि पूर्वाग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों ये तीनों के तीनों किसके पूर्वाग्रहों के उदाहरण हैं। तो इसलिए ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों जब तीनों कथन सत्य है तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, कि ए, बी और सी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रूढ़िवादी धारणा बनाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों रूढ़िवादी धारणा का मतलब क्या होता है, ऐसी परंपराएं जो पहले से चली आ रही है, ठीक है, सही हो गलत हो, चली आ रही है तो चली आ रही है, ठीक है, उसी को मान रहे हैं। जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं होती थी, ठीक है, और उनको क्या करना था, होता था घर का ही काम करना होता। तो कहीं इलाके फिर भी ऐसे हैं कि जहाँ पे महिलाओं को क्या है, कम पढ़ाया लिखाया जाता है, और उनको क्या है, घर के ही कामकाज संभालने होते हैं। तो यही क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्वाग्रह हो जाएगा, या रूढ़िवादी धारणा हो जाएगा कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हमें कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, ठीक है, जैसे पिछले उसमें दिया गया था ना उदाहरण, कि गांव के लोग कैसे होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या नहीं होते हैं, सचेत नहीं होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं, कि जब हम इस प्रकार से सभी लोगों को क्या है, एक ही उसमें बांध लेते हैं, तो वो भी रूढ़िवादिता कहलाएगा। कि जैसे मान लो कि जो गांव के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या नहीं होते हैं, तो सारे के सारे गांव के लोग ऐसे नहीं होंगे जो अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या ना हो, सचेत ना हो। हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन सभी इस प्रकार से नहीं होंगे। और बी है कि उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, कि इस प्रकार की धारणा बना लेते हैं कि भाई शहर के लोग कैसे होते हैं, चालाक होते हैं और भ्रष्ट होते हैं, कि अगर इस प्रकार की धारणा बना लें तो दोस्तों ये भी किसका, रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, और ये प्रश्न दोस्तों सीटेट में पूछा गया था, ठीक है। तो दलित शब्द वो है, तो किसे कहते हैं दोस्तों दलित, अछूत को कहते हैं, या कुचला गया, या दबाया गया, या दबाकर रखा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, कि दलित शब्द का अर्थ क्या है, या दलित शब्द क्या है, कि जिसे दबाकर रखा है, ठीक है, या दबाकर रखा गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया हमें कि वी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, और बी है दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, और सी है डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ। तो दोस्तों और ई है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, कि जो भी हमें ऊपर 4 कथन दिए गए हैं ये चारों के चारों बातें क्या है, सत्य है। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान के पिता भी कहा जाता है, और दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए क्या है, लड़ाई भी लड़ी, बिल्कुल सही बात है। और डी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति, तो दोस्तों महार जाति में ही हुआ, तो ये बात भी सही है। और इस पर भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, और पूछे गए हैं 2 से 3 बार, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से जाति में हुआ, तो कौन से में हुआ, महार जाति में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न है कि असत्य कथन की पहचान करें, हमें क्या करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और बी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
या जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बी कथन क्या है, सत्य है और ए असत्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए असत्य क्यों है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। अब नहीं थे तो फिर कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। तो साथियों प्रश्न है कि सरकार के कितने स्तर हैं? हमें ऑप्शन में दिया गया है 3, 3, 4, 2, 1। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो दोस्तों पहला कह सकते हैं हम केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार को हम किसके नाम से जानते हैं? पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं और आपने जान भी लिया कि कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और 12वां जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको क्या होना चाहिए? पता होने चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। और वहीं पे अगर बात करें साथियों हम अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में जो दोस्तों छुआछूत है, छुआछूत का क्या गया? उन्मूलन किया गया है, इसका अंत किया गया है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, दोस्तों अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आज़ादी का वर्णन किया गया है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे पहले हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसी प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है लोकतंत्रात्मक सरकार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया हमें कि ऐसी सरकार जहां लोग अपने पसंद के नेता वोट देकर स्वयं चुनते हैं। और ऑप्शन बी है साथियों लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। और सी है साथियों कि ऐसी व्यवस्था जहां शासन वंशानुक्रम से चलता है। तो बताइए दोस्तों लोकतंत्रात्मक सरकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि कथन ए और बी क्या है? सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जहां पे सरकार या शासन किससे वंशानुक्रम चलता है तो दोस्तों उसे लोकतंत्र नहीं, उसे राजतंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है सत्य कथन की पहचान करें या कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है या कथन ए है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ठीक है, और बी है कि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार कब? 1928 में मिला। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। स्प्रेज मूवमेंट क्या है?
तो दोस्तों यहाँ होना चाहिए था कि स्प्रेज मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और वी है महिलाओं की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्प्रेज मूवमेंट किसे कहते हैं, तो दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार को ही क्या कहा जाता है, कि स्प्रेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। और फर्स्ट में क्या है, कथन ए सत्य है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी बताएं कि आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका, तो दोस्तों प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको इतना ही पता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर यहीं से ले लेते, आपको पता लग जाता है। ठीक है, कि ये होना है, चुन लेते। और आगे बताया गया दोस्तों इसमें कि यंग इंडिया पत्रिका में यह विचार किसका है, कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो दोस्तों ये कथन किसका है, यंग इंडिया पत्रिका में ये कथन किसका है? अगर आपको पता है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है तो ही आप इस प्रश्न का सही जवाब लगा लेते। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, महात्मा गांधी जी की है, और उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका में ही इस प्रकार का विचार दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।